लिए कक्षा 7 का विषय हिंदी सेकेंड व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 20 संवाद लेखन। संवाद का अर्थ होता है आपस में बातचीत करना। बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग आपस में बातचीत किस तरह से करते हैं, लेकिन बातचीत करने का एक तरीका होना चाहिए। बातचीत करने में भाषा सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए, मधुर होना चाहिए एवं भाषा ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को प्रभावित करे। आगे हम लोग बुक की सहायता से इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 20 संवाद लेखन। संवाद का अर्थ है आपस में बातचीत वार्तालाप करना। संवाद की प्रमुख विशेषताएं हिंदी भाषा में प्रभावशाली संवाद लिखना व बोलना एक कला है जिसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, संवाद छोटे व सरल व संक्षिप्त हो। दूसरा, इनकी भाषा सुंदर व कलात्मक हो। तीसरी, इनमें स्वाभाविकता एवं रोचकता होनी चाहिए। चौथा, इनमें प्रयोग होने वाले शब्द ऐसे होने चाहिए जो हृदय पर प्रभाव डाल सके। पांचवा है, इनमें मुहावरों व सूक्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। छठवां, इनमें अनुतान व बालाघात का भी बड़ा महत्व होता है। अनुतान का मतलब हमारे जो भी शब्द हों वो एक दूसरे से जुड़े हों, और बालाघात का मतलब उनमें उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। आगे है संवाद लेखन के आदर्श उदाहरण। यहाँ एक उदाहरण दिया है। संवाद की उपयुक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ संवाद के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम के बारे में पिता व पुत्र के बीच संवाद दिया है कि पिता आजकल टीवी के कार्यक्रमों में प्रतियोगिता के कारण अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहा। पुत्र, हाँ पिताजी ऐसा ही है, पर अच्छे कार्यक्रम भी हैं। पिता, हाँ एक आध कार्यक्रम अच्छे भी हैं, पर अधिकांश ऐसे हैं जिनका उद्देश्य कुछ नहीं है और न उनका कोई औचित्य है। पुत्र, पिताजी टीवी पर ऐसे अनेक कार्यक्रम आते हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं तथा हमारा मनोरंजन भी करते हैं। पुत्र, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि अधिकतर कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें नैतिक मूल्यों का समावेश है? मैं तो जब भी देखता हूँ तब या तो फिल्मी गीत आते हैं या चित्रहार या कोई फिल्म आती है। पुत्र, आप ठीक कहते हैं पिताजी, फिल्मी कार्यक्रमों की तो बाढ़ सी आ गई है। पिताजी, इन फिल्मी कार्यक्रमों के कारण लाखों छात्रों को जो हानि हो रही है उसकी ओर न तो फिल्म निर्माता का ध्यान जाता है और न ही दूरदर्शन वालों का। बच्चों, इस पाठ का आगे 2 संवाद है, इसको आप लोग स्वयं पढ़ेंगे और इस पाठ का प्रश्न उत्तर आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों, हमारा अगला पाठ होगा पाठ 21 अलंकार। सबसे पहले हम लोग अलंकार की परिभाषा जानेंगे। जिस कला कौशल से काव्य में चमत्कार तथा रोचकता उत्पन्न होती है उसे अलंकार कहते हैं। यानी जिससे काव्य में रोचकता और हमें रुचि उत्पन्न होती है उसे ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार का अर्थ है आभूषण, यानी अलंकार जो है किसी भी काव्य के वाक्यों का आभूषण है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार अलंकार कविता की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। सबसे पहले हम लोग शब्दा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब शब्द के द्वारा कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। बच्चों, जब कविता में शब्द के आधार पर रोचकता या चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दा अलंकार कहा जाता है। शब्दा अलंकार के प्रकार। शब्दा अलंकार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, अनुप्रास अलंकार, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है आना। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है अक्षर। इस प्रकार जहाँ एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग किया जाता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दलमल दलमल, चंचल चंचल, झलझल झलझल तारा। दूसरा है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकार, इह खाए बौराए जग, उही पाए बौराए। यानी यहाँ एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतुरा है, लेकिन कनक कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस तरह से बच्चों, जब किसी कविता में ऐसे शब्द आते हैं 2 बार और जिनका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। अगला है श्लेष अलंकार। जब कविता में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं
तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे चरण धरन चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। बच्चों यहाँ सुबरन शब्द का अर्थ है, अनेक अर्थ हैं। जैसे कवि के पक्ष में सुबरन शब्द का अर्थ होगा सुंदर, व्यभिचारी के पक्ष में सुंदर रूप और चोर के लिए सुबरन का अर्थ सोना है। इस तरह से एक ही शब्द कई अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जब ऐसे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द किसी कविता में आते हैं तो बच्चे उस कविता में श्लेष अलंकार होता है। ख है अर्था अलंकार, जहाँ काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्था अलंकार होता है। अर्था अलंकार के प्रकार हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। पहले हम लोग उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पार्वती का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी माता पार्वती के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है। इस तरह से आप लोग देखते हैं कभी कभी कि भगवान राम के नयनों की तुलना कमल से की गई थी। इस तरह के जिस कविता में ऐसे वाक्य हो और अर्थ के आधार पर कविता में रुचि उत्पन्न हो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अगला है रूपक अलंकार। जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यानी यहाँ कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं कि माया मैं तो चंद्र यानी चंद्रमा को ही खिलौना कह रहे हैं और चंद्र को ही खिलौने के रूप में वो लेना चाहते हैं। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय की उपमान में संभावना की जाती है तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं और इसको प्रदर्शित करने के लिए मनु मानव, जनु जानव, मानव जानव आदि के वाचक शब्द हैं। जैसे मानव सुर काढ़ी डारी है, बारिध मन से मीन, यानी कह रहा है कि मान लो कि सुर ने क्या किया है, बारिध से यानी सागर के तल से मछलियाँ पकड़ के लाया है। तो इसमें क्या है, वो मानने की बात कर रहा है। आगे है बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, यानी यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है कि एक नगर को स्वर्ग से मिलने की बात कही गई है। अगला है संदेह अलंकार। जब किसी वस्तु के वर्णन में संशय बना रहता है उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, यानी यहाँ पे संदेह आ रहा है कि दुशासन जब द्रौपदी की चीर खींचता है तो वो संशय में पड़ जाता है कि द्रौपदी साड़ी की बनी है कि साड़ी ही द्रौपदी बनी है। इस तरह से उसके मन में संदेह आता है और यहाँ पे संदेह अलंकार है इस कविता में। अगला है अनुयुक्ति अलंकार। अन्य का अर्थ है दूसरा और उक्ति का अर्थ है कथन। कवि जिस वस्तु की व्याख्या करना चाहता है उसको न करके जब वो किसी अन्य की व्याख्या करता है तब उसे अनुयुक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, यानी कह रहा है कि जिस दिन हम उस फूल को देखे थे वो बहार बीत गई और अब केवल क्या है, गुलाब में केवल कांटे ही बचे हैं। इस तरह से बच्चों आप सभी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस पाठ का प्रश्न उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों। बच्चों अगला पाठ है 22 शब्द युग्म। शब्द युग्म की परिभाषा होता है जब अर्थ में विशेषता लाने के लिए शब्दों का प्रयोग जोड़ों के रूप में किया जाता है तब ऐसे शब्द को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म के प्रकार। शब्द युग्मों की रचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। सजातीय या समानार्थी शब्दों का प्रयोग, सार्थक व निरर्थक शब्दों का प्रयोग, निरर्थक शब्दों का प्रयोग, एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग, विलोम शब्द का प्रयोग, शब्दों के बीच में प्रसर्गों का प्रयोग। इस तरह से बच्चों सजातीय या समानार्थक शब्दों का प्रयोग में कुछ शब्दों के उदाहरण दिए हैं। जैसे इष्टमित्र, मेरे लड़के जन्मदिन पर मेरे सभी इष्ट मित्र आए, ये समजातीय शब्द है। अन्न वस्त्र, यानी अन्न वस्त्र का मतलब है कि व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अन्न वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय कृषकों के पास अन्न वस्त्र की कमी रहती है। इस तरह से आप लोग इन सभी शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ेंगे। आगे है सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग, जिसमें चटक मटक, विवाह उत्सव में महिलाएं चटक मटक वस्त्र पहनती है, मतलब गाढ़े रंग के और सुंदर वस्त्र पहनती हैं।
इस तरह से आगे उदाहरण दिया है जात पात। भारतीय समाज में जात पात का बोलबाला आज है, यानी जातिगत भेदभाव से मतलब है यहाँ पे। आगे भी इन उदाहरणों को सभी बच्चे वाक्य के साथ प्रयोग करके पढ़ेंगे। अगला है निरर्थक शब्दों का प्रयोग। अनाप शनाप, यहाँ अनाप का अर्थ है, शनाप का कोई अर्थ नहीं है, यानी क्रोध में अनाप शनाप बातें निकल जाती हैं, मतलब अपशब्द निकल जाते हैं। आयरा गैरा, आयरा का कोई मतलब नहीं है, गैरा का मतलब दूसरे लोग। तो जब ऐसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है वहाँ निरर्थक शब्दों का प्रयोग वाले वाक्य होते हैं। चौथा है एक ही शब्द को दो बार, जैसे कैसे कैसे, जैसे बम्बई जाकर देखो कैसे कैसे लोग मिलते हैं, यानी यहाँ कैसे कैसे का मतलब है अलग अलग तरह के लोगों को ये कैसे कैसे शब्द दर्शा रहा है। इस तरह से सभी बच्चे इस पाठ में जितने भी उदाहरण दिए हैं इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगला है छठवां, शब्दों के बीच में परसर्गों का प्रयोग। यहाँ पे झुंड के झुंड, यानी यहाँ पे झुंड दिखाया जा रहा है। यहाँ ये जो शब्द हैं ये क्या है, समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। जंगल में पहुँचते ही हिरणों के झुंड दिखाई दिए। सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे, सभी शब्दों और वाक्यों को, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी हल करने का प्रयास करेंगे। अगला पाठ है बच्चों 23, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ का क्या अर्थ होता है, जब कोई वाक्यांश अपने अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावी तथा चमत्कारपूर्ण बन जाती हैं। जैसे कुछ लोक प्रचलित मुहावरे यहाँ दिए हैं। अकल मारी जाना, नासमझी करना, पाकिस्तान की अकल मारी गई जो सही बात को भी नहीं समझता है। अगला है अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, पाकिस्तान के लिए आतंकवाद अंधे की लकड़ी है। तीसरा है अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, चीन ने अमेरिका से दोस्ती करके अपना उल्लू सीधा किया। आँख का तारा बहुत प्यारा, चिंटू अपने माता की आँख का तारा है। इस तरह से सभी बच्चे इस पाठ की मुहावरों और उसके अर्थ को पढ़ेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे बच्चों लोकोक्तियों की परिभाषा। लोगों द्वारा कहे गए लोक प्रचलित कथनों उक्तियों को लोकोक्तियाँ कहते हैं, जो सामान्य लोग अपने बातचीत की भाषा में समान स्तर पर प्रयोग करते हैं। जैसे लोकोक्ति भी मुहावरे की तरह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट। चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई न दिखाई देना, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को परमार की क्या आवश्यकता है, सांप मरे न लाठी टूटे, इस तरह से बिना हानि हुए काम बन जाता है। बद अच्छा बदनाम बुरा, बदनामी होने से बुरा होना अच्छा है। इस तरह से बच्चों आप लोग सभी वाक्यों और इसके अर्थ को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इस पाठ का एक्सरसाइज भी करेंगे। श्री गणेश करना, प्रारंभ करना, हाथ मलना, पछताना, जूती चटकाना, खुशामद करना, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। निम्न लोकोक्तियों को पूरा कीजिए। सांप मरे ना, लाठी टूटे, ऊंची दुकान, फीकी पकवान, आम के आम, गुठलियों के दाम, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।